दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। सोशल मीडिया पर एक फर्जी नोटिस शेयर किया जा रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि बिहार में लॉकडाउन को 16 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हां, इस नोटिस में दावा किया जा रहा है कि राज्य में बढ़ते हुए कोरोना का प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन को 1 अगस्त से 16 दिनों के लिए लागू किया जा रहा है। अब खुद बिहार सरकार ने बताया कि यह नोटिस फेक है, यानी कि फर्जी है। बिहार सरकार ने यह साफ करते हुए कहा है कि यह फेक है। इस फेक लेटर के कंटेंट को इग्नोर करें। अभी और लॉकडाउन बढ़ाने का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। अभी इस बारे में कोई बैठक भी नहीं हुई है। पहले बैठक होगी, उसके बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल अभी लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होना है। इसके लिए देश के अलग अलग स्थानों की मिट्टी और नदियों का जल पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। मंदिर निर्माण के लिए सीतामढ़ी जिले से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मण नदी से जल उठाकर और 5 जगहों से मिट्टी इकट्ठा करके अयोध्या भेजने की तैयारी कर ली है। इसे जल्द ही अयोध्या भेज दिया जाएगा। बिहार में बुधवार को 2328 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इसमें 28 जुलाई के 1528 और 27 जुलाई और इसके पहले के 800 नए संक्रमित मरीज शामिल है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 45,919 हो गई है, यानी कि 46,000 हो गई है। पटना में 337 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके अतिरिक्त गया में 72, भागलपुर में 57, मुजफ्फरपुर में 34 और पुणे में 70 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 28 जुलाई को मिले 1528 नए संक्रमितों में से अररिया में 28, अरवल में 13, औरंगाबाद में 49, बांका में 14, बेगूसराय में 47, भागलपुर में 51, भोजपुर में 136, बक्सर में 52, दरभंगा में 13, पूर्वी चंपारण में 48, गया में 54, गोपालगंज में 23, जमुई में 23, जहानाबाद में 33, कैमूर में 17, कटिहार में 4, खगड़िया में 36, किशनगंज में 38, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 17, मधुबनी में 18, मुंगेर में 34, मुजफ्फरपुर में 29, नालंदा में 79, नवादा में 13, पटना में 219, पुणे में 49, रोहतास में 93, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 46, सारण में 56, शेखपुरा में 18, शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 9, सिवान में 29, सुपौल में 30, वैशाली में 33 और पश्चिमी चंपारण में 46 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पिता के द्वारा एफआईआर दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस की टीम मुंबई पहुंचकर जांच कर रही है। जी हां, पटना सिटी एसपी विनय तिवारी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए बताया कि पुलिस मुंबई पहुंचकर जांच कर रही है। जांच फिलहाल प्रारंभिक चरण में है। एफआईआर में जिन बातों का जिक्र है उन सभी पहलुओं पर टीम जाँच करेगी। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बारे में सिटी एसपी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पूछताछ होगी। अभी जाँच चल रही है, कब होगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मुंबई पुलिस मामले में सहयोग कर रही है। इन सब के बीच खबर है कि रिया चक्रवर्ती अंतिम जमानत के लिए आवेदन करेगी। बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोग ठीक तरीके से त्योहार भी नहीं मना पा रहा है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक इस बार बकरीद पर बिहार में सख्ती रहने वाली है। बकरीद के दौरान सामूहिक आयोजनों पर पूरी तरीके से रोक रहेगी और खुले स्थान पर कुर्बानी भी नहीं दी जा सकेगी। इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के डीजीपी ने कहा है कि कोरोना संकट के कारण बकरीद के दिन सख्ती बरती जाएगी। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसको लेकर लाउड स्पीकर से सभी जिलों में लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखा जाएगा। उन्होंने राज्य के सभी थानेदारों को कहा है कि छोटी छोटी घटनाओं को भी गंभीरता से लें और घटनास्थल का निरीक्षण करें, ताकि राज्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और शांति से त्योहार मनाएं। अररिया जिला से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। थाना परिसर से चोरों ने दारोगा की लोडेड सरकारी पिस्तौल को चुरा ली है। मामला अररिया के फारबिसगंज थाना का है, जहां चोरों ने थाना परिसर में बने सरकारी क्वार्टर से दारोगा की लोडेड पिस्टल चुरा ली है। फारबिसगंज थाना में पदस्थापित दारोगा विमल मंडल की पिस्तौल चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद थाना परिसर में हरकत मच गया। खबर के मुताबिक दारोगा विमल मंडल थाना कैंपस के अंदर क्वार्टर में सो रहे थे। जब सोकर उठे तो उनके घर का दरवाजा खुला था और उनकी सरकारी पिस्तौल गायब थी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस डिपार्टमेंट में हरकत मच गया है। पुलिस पिस्तौल की बरामदगी की जांच में जुट गई है। कल एक बार फिर पटना के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। एनएमसीएच, पीएमसीएच और आईजीआईएमएस के डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी हां, 3 डॉक्टरों के अलावा 19 मेडिकल स्टाफ संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही साथ बीपीएससी के एक सदस्य और जमुई के एसडीओ की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है।
दोस्तों कुछ दिन पहले केडीबी लाइव के माध्यम से बिहार सरकार के आदेश अनुसार बताया गया था कि बिहार के बाढ़ प्रभावितों को 6-6 हजार रुपया दिया जाएगा। हालांकि उस दिन इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि यह राशि सरकार कब जारी करेगी, लेकिन अब बिहार में बाढ़ग्रस्त इलाकों के हर एक प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से 6-6 हजार रुपये देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राहत शिविरों में ही प्रभावितों की सूची बनाई जा रही है। नकदी के साथ ही जिनका घर, कपड़ा और बर्तन का नुकसान होगा उन्हें इसी सप्ताह से पैसा मिलने लगेगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रभावितों की सूची को अंतिम रूप देने शुरू कर दिया है, जबकि फसल और पशुओं के नुकसान की जानकारी आने पर प्रभावितों को इन मदों में भी सहायता दी जाएगी। बिहार में अभी 11 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों के 25 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार के भागलपुर सदर अस्पताल में बिना सैंपल की जांच किए ही एक छात्र को नेगेटिव रिपोर्ट मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हां, मामला सामने आने के बाद संदिग्ध मरीजों में खलबली मच गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भागलपुर शहर के एक निजी छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले चंद्रभानु कुमार ने 2 दिन पहले कोरोना जांच करने के लिए सदर अस्पताल में निबंधन कराया था। बाद में उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वह बिना सैंपल दिए ही गांव वापस लौट आया था, जबकि उसके कुछ सहपाठियों ने जांच करवाई थी। सूत्रों ने बताया कि चंद्रभानु कुमार के मोबाइल पर सदर अस्पताल से मैसेज आया कि उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जी हाँ, ये मैसेज पढ़कर वह हैरान रह गए। फिर उसने अस्पताल पहुंचकर जांच खिड़की पर कर्मी को मोबाइल में आए मैसेज को दिखाया और कहा कि जब उसने जांच कराई ही नहीं तो फिर रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आ गया। इस पर स्वास्थ्य कर्मी चंद्रभानु को डांटने लगा और चले जाने को कहा। दोस्तों ये मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी आरा जिला और अररिया जिला से भी सामने आया है। बिहार के गोपालगंज में एक महिला पुलिसकर्मियों ने अपने ही महकमे के दारोगा पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक महिला पुलिसकर्मी जो कि कांस्टेबल है, उनकी तैनाती मोहम्मदपुर थाने में है। आरोप है कि जब थाना में बिजली नहीं थी और वह सीढ़ी पर थी, उसी वक्त दारोगा अवधेश कुमार सिंह ने छेड़खानी की। इस बात को लेकर महिला पुलिसकर्मी ने एक लिखित शिकायत गोपालगंज के एसपी को दे दी है, जिसमें उन्होंने अपने साथ हुए पूरी घटना को विस्तार से बताया है। महिला पुलिसकर्मी का दावा है कि इस घटना को उनकी एक सहकर्मी ने देखा भी है। बिहार में इन दिनों सरकार किसानों के लिए कई सारी योजनाओं को ला रही है ताकि इन्हें किसी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो सके। अक्सर कई बार किसी न किसी वजह से किसानों को नुकसान होता ही रहता है, जिसके चलते किसानों को बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिहार में कई दिनों से बाढ़ का प्रकोप चालू है, जिसका सीधा प्रभाव किसानों की खेती पर हुआ है। किसानों की परेशानी को देखते हुए बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने यह साफ कह दिया है कि किसानों को फसल, सब्जी और नया खेती के लिए हुए नुकसान के लिए मुआवजा दी जाएगी ताकि उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना ना पड़े। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के इस फैसले से बिहार के किसानों को कई हद तक लाभ मिलने वाला है। 1 अगस्त से पीएम किसान योजना की दूसरी किस्त जमा की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि, जिसे पीएम किसान योजना भी कहते हैं, इसके तहत देश के हर रजिस्टर्ड किसानों के खाते में 1 साल में 2-2 हजार रुपए करके 6 हजार रुपए जमा किए जाते हैं। साल 2020 की पहली किस्त अप्रैल महीने में आई थी। ये दूसरी किस्त होगी जो अगस्त में आ रही है। मुजफ्फरपुर जिले में बागमती, गंडक, बुढ़ी गंडक, लखनदेही, मनुस्मारा और बयां नदी का कहर लगातार जारी है। अय्यारपुर विजय छपरा के पास बुढ़ी गंडक का जर्जर तटबंध और साहेबगंज के हलीमपुर पंचायत के देवघर स्थित बयां नदी का तटबंध टूटने से मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ से हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बुढ़ी गंडक नदी का जलस्तर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसके चलते मुजफ्फरपुर शहर पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बुढ़ी गंडक नदी का पानी शहर के शेरपुर, डाव, मिठन सराय, आखर घाट, आश्रम घाट समेत निचले इलाकों में लगातार फैल रहा है। लोग अपना घर बार छोड़कर तटबंध पर आश्रय लिए हुए हैं। बिहार में जारी बाढ़ के कहर के बीच अब लोगों के सामने घड़ियाल एक भारी मुसीबत बनकर सामने आए हैं। जी हां, बिहार के पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले में गंडक नदी की बाढ़ में बहकर आए दर्जनों घड़ियालों ने आतंक मचा रखा है। 15 दिन पहले भी इन घड़ियालों ने नदी किनारे झोपड़ी से आधा दर्जन बकरियों को शिकार बनाया था। उसके बाद से घड़ियालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। नदी किनारे घरों वाले इन घड़ियालों के आतंक से सहमे हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि घड़ियालों की सही संख्या तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन दर्जनों घड़ियालों को देखा जा रहा है। ये सभी नदी किनारे विचरण करते रहते हैं। आपको बता दें कि जैसे कोई इधर से गुजर रहा हो तो ये लोगों पर झपट्टा मारने के लिए नदी के बाहर निकल आते हैं। जब ग्रामीणों के द्वारा हो हल्ला के साथ भाला वर्षा से वार किया जाता है तो ये घड़ियाल गहरे पानी में चले जाते हैं। इससे गाँव में आने जाने वाले लोग परहेज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़क को छोड़कर पगडंडी रास्ते के सहारे ग्रामीण आ जा रहे हैं।
केंद्र की मोदी सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। यह फैसला कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है। इस बैठक में मोदी सरकार ने 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी नेशन हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी या फिर हायर एजुकेशन कमिश्नर ऑफ इंडियन तय किया है। इस फैसले के बाद यूजीसी और एचआरडी खत्म हो गया है। इस प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इसके बाद ही नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी मिल गई है। अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके और देशवासियों को सही शिक्षा मिल सके। बिहार में कोरोना संक्रमितों के इलाज में कोताही की शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने अब हर दिन मरीजों से ही पूरी स्थिति की जानकारी लेने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सूचना एवं जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार और अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन जानकारी साझा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाददाताओं से सम्मेलन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार पूरी सजगता, पूरी क्षमता और पूरी तत्परता के साथ सभी आवश्यक कार्रवाई कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज ये निर्णय लिया गया है कि कंट्रोल रूम से प्रतिदिन सभी मरीजों को कॉल करके उनके स्वास्थ्य की स्थिति, डॉक्टर विजिट, दवा की उपलब्धता और अन्य समस्याओं से संबंध में जानकारी ली जाएगी। बिहार के विश्वविद्यालयों के स्नातक के पीजी सहित अन्य कोर्सों की लंबित परीक्षाओं को लेकर राजभवन की कमेटी ने रिपोर्ट लगभग तैयार कर लिया है। 7 सदस्यीय कुलपतियों की कमेटी की ओर से इसे अंतिम रूप देने को लेकर कमेटी ने तमाम विश्वविद्यालयों के सुझाव मांगे हैं। रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी के दिशा निर्देश के आधार पर तैयार की गई है। हाईवे पर लूट की खबरें तो आए दिन सुनने में आती रहती है, लेकिन इन दिनों हाईवे और एक्सप्रेस वे पर यात्रियों से लूटपाट का एक अलग ही मामला सामने आया है, जिसे लेकर पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह हाईवे और एक्सप्रेस वे पर कार और बाइक का पीछा करके उनकी गाड़ी के नंबर के आधार पर गाड़ी के मालिक का नाम पता कर रहे हैं। उसके बाद खुद को आपका परिचित बताकर लूटपाट करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहने के लिए पुलिस ने सभी से अपील की है। पुलिस ने बताया कि ये लोग एम परिवहन मोबाइल ऐप के जरिए आपकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद वे पीछे से नाम लेकर आवाज देते हैं। ये लोग दिखाते हैं कि वे आपका पुराना दोस्त या फिर जानकार हैं। उसके बाद गाड़ी के मालिक को बहला फुसलाकर गाड़ी साइड में रुकवाते हैं, फिर व्यक्ति को लूट लेते हैं। 5 करोड़ बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है कि 31 जुलाई से उनके लिए गांधी सेतु का पश्चिमी लेन परियोजना शुरू हो जाएगी। ये बिहार की राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु का पश्चिमी लेन है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के पश्चिमी लेन पर 31 जुलाई को दोपहर बाद से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। बताया जाता है कि इस पुल के करीब बिहार की कुल 9.5 में से करीब 5 करोड़ की आबादी सीधे सीधे जुड़ी हुई है। इसलिए इसे उत्तर और दक्षिण बिहार लाइफलाइन कहा जाता है। केंद्रीय रोड एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नई दिल्ली से और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। रालोसपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि कोरोना जैसी महामारी की वजह से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है और इसका व्यापक असर भारत तथा बिहार प्रदेश में भी देखने को मिला है। इसका बड़ा दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है और लगभग हर प्रकार के उद्योग इससे प्रभावित हुए हैं। इसके आगे भी राह आसान होती नहीं दिखाई दे रही है। बिहार और लगभग पूरे देश में मार्च के महीने से ही सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थान बंद हैं। बात अगर कुछ दिनों की होती तो लोग कैसे भी अपना गुजारा कर लेते, लेकिन बीते 5 महीनों से सभी संस्थान बंद हैं। इस विपरीत परिस्थिति में शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले शिक्षक हो या अन्य लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इनको सहायता करनी चाहिए। बिहार में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। बाढ़ ने राज्य के एक और जिले समस्तीपुर को अपने चपेट में ले लिया है। इस तरीके से अब राज्य के 12 जिलों के 101 प्रखंडों की 837 पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ गई है। इससे 29 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। इसी बीच भारी बारिश और वाल्मीकि नगर बराज से 2,80,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गोपालगंज जिले में बाढ़ की स्थिति और भी भयावह हो गई है। बिहार में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और इसको लेकर नीतीश सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सुरक्षा में तैनात 55 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया है। 55 साल से अधिक उम्र के पुलिस जवान अब सुरक्षा में तैनात नहीं होंगे, उन्हें दूसरी जिम्मेवारी दी जाएगी। आपको बता दूं कि सिर्फ जुलाई महीने में कोरोना के 35,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। कई जिलों में पुलिस लाइन में कोरोना फैल चुका है। राजधानी पटना समेत किशनगंज के कोचा धामन के कई जवान कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। ये देखा जा रहा है कि 50-55 साल से अधिक उम्र
उम्र के लोग कोरोना की चपेट में जल्द आ रहे हैं। इसको देखते हुए बिहार सरकार ने 55 साल से अधिक उम्र के जवानों को सुरक्षा से हटाने का निर्णय लिया है। तकरीबन 34 साल बाद देश में नया कंज्यूमर कानून अमल में आया है। नए कानून में ग्राहक कंपनी द्वारा ठगे जाने पर खुद शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जुर्माना और सजा का भी प्रावधान तय किया गया है। शिकायत करने के कुछ नियम और कायदे बनाए गए हैं जिसे आपको जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ नियम और कायदे। शिकायत करने के लिए आधार होना जरूरी है। जैसे अगर आपको सामान या फिर सर्विस में कोई भी कमी निकले, सामान या सर्विस बताई गई क्वालिटी पर खरी ना उतरे, MRP से ज्यादा दाम ले गए हों आदि, इन सब चीजों के आप कंपनी या फिर सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत सबसे पहले आप उससे करें जिससे आपने सामान या फिर सर्विस ली है। अगर वह शिकायत पर सुनवाई नहीं करता है तो कंपनी के कॉल सेंटर पर अपनी समस्याओं को बताएं। अगर यहाँ कोई समाधान नहीं निकलता है तो कंपनी को लिखित शिकायत कर सकते हैं। नए कानून के तहत सामान बनाने वाले, बेचने वाले और सर्विस देने वाले के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। मोतिहारी जिले में 400 kV ट्रांसमिशन लाइन में अप्रत्याशित बाढ़ का पानी बढ़ जाने के कारण उस लाइन से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जिससे उत्तर बिहार के मधुबनी, दरभंगा, मोतिहारी, छपरा, सिवान, बेतिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी और शिवहर जिला भी प्रभावित हुआ है। केवल 40% बिजली की आपूर्ति हो पा रही है। इस कारण दिन में बिजली मिलेगी लेकिन शाम के बाद बिजली की समस्या बढ़ सकती है। जानकारी मधुबनी के टाउन बिजली SDO राकेश रंजन और JE अभिषेक रंजन ने दी है। उन्होंने बताया कि यह समस्या कुछ दिनों तक रह सकता है जब तक कि ट्रांसमिशन लाइन में पानी कम नहीं हो जाता। बिहार के बाढ़ग्रस्त 11 जिलों के हजारों सरकारी स्कूल को डूबने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं इन बाढ़ग्रस्त जिलों के जो स्कूल अब बाढ़ के पानी से बचे हैं वह इन दिनों अस्थायी लोगों के लिए राहत स्थल बन गए हैं। यहाँ बाढ़ पीड़ितों के साथ ही उनकी माल मवेशी रह रहे हैं तथा उन्हें स्कूल से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य भी चलाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया और सारण जिले के 93 प्रखंडों की 765 पंचायतों में स्थित प्राथमिक से लेकर +2 स्कूलों पर बाढ़ का व्यापक असर हुआ है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।